आज का जो विषय हमारा रहेगा वो रहेगा धान के अंदर सूत्रकृमि जिसे हम नेमाटोड कहते हैं। मुख्य तौर पर जो धान का जड़ गांठ सूत्रकृमि है मेलोडोगानी ग्रामिनिकोला, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये समस्या लगातार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के में काफ़ी एरिया में बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो ये धान का जड़ गांठ सूत्रकृमि है, उसके लक्षण क्या हैं, पहचान क्या है, नई जगह फैलता कैसे है और धान के और गेहूं का जो फसल चक्र है उसमें कैसे ये बढ़ रहा है, बढ़ने के क्या कारण हैं, कृषि वैज्ञानिकों की जो रिसर्च हुई है वो क्या कहती है इनके बारे में, इससे कैसे हम रासायनिक विधि से, प्राकृतिक विधि से बायोलॉजिकल कंट्रोल हम किस प्रकार से किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण और पहचान की। पत्तियों में पीलापन के साथ साथ जब पत्तियां मुड़ जाती हैं आपकी प्योद के पनीरी के अंदर और जिग जैग जहाँ कहीं खेत के अंदर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं सूखने लग जाता है आपका पौधा धान का। तो इस प्रकार का ये फैलाव रहेगा इसका शुरुआत में। और जड़ों को उखाड़ के देखें तो उसके अंदर गांठ बन जाती है, गाल बन जाती है, जिसको जड़ पित्त कहते हैं। और जड़ का जो कोने वाला हिस्सा है उसको देखें तो वो घुमावदार मुड़ जाता है, जिस प्रकार से फोटो में देख रहे हो इस प्रकार से मुड़ जाएगा और घोड़े की नाल के कार का हो जाएगा, मुड़ जाएगा और मोटी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। साथियों, हम जड़ के गांठ की पहचान की बात करें, प्रकार की जो गांठें बनती हैं हमारी दलहन फसलों के अंदर ही बनती है, तो उसको मैं कंपेयर करके देखूं तो उसके अंदर हमारी जो गांठें बनेगी ढह जैसे ये पौधा मैं दिखा रहा हूँ, इसके साथ जो गांठ बनेगी वो साइड में बनेगा गांठ। किंतु नेमाटोड में क्या होता है कि जो इसकी गांठें बनेगी जड़ को मोटा करके सूज के सोलन आएगी जड़ के अंदर ही जो है, तब वो गांठें बनेगी, बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगी। तो सीधा सा ये इसकी पहचान है। अब इस पर हम बात करें कि ये फैलता कैसे है। साथियों, ये सबसे पहले रोगग्रस्त पौधा है जो हमारी पनेरी है उसको लाते हुए एक से दूसरे स्थान तक वहाँ फैलता है। दूसरा, बहते हुए पानी से फैलता है। तीसरा, जो मिट्टी के साथ अंडे इसके आ सकते हैं। सूखेग्रस्त जो पौधे हैं पशुओं और मनुष्य के पैरों के साथ या मशीनों के साथ या घास के साथ ये आता है तब भी ये फैलता है। और केले की पत्तियों के साथ भी फैलता है। इसी प्रकार से नेमाटोड हमारा साथियों बीज और जैसे खाली बीज होते हैं उसके द्वारा नहीं फैलता, बीज के द्वारा कभी नहीं फैलता है नेमाटोड। और घास से भी नेमाटोड फैलता है, जो हमारी घास से रहता है खेतों के अंदर उससे फैलता है। धान, गेहूँ और दलहनी फसलों के चक्कर जो हमारा जड़ गांठ सूत्रकृमि को फैलाने का काम करता है। तो इसको फैलाने में क्या क्या कारण है, सहायक क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बात करिए। ये तो हमारा जो फैलता कैसे है और कारण क्या है इसके फैलने की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रोगग्रस्त पौधा है उसकी हमें पहचान करनी है और उसको किसी तरह से हमारे रुपाई में उसको नहीं लेना है, उसको खेत से बाहर निकालना है। साथियों, अन्य कीट को तरह कीड़े मकोड़े जैसे हमारी बीमारियाँ हैं, तो ये भी हमारा एक कीट है जो हमारे उत्तर भारत में लगातार अपने पैर पसार रहा है, नेमाटोड। इसका मुख्य कारण है हमारा धान का बार बार लगाना, या यूँ कहे कि जिन क्षेत्रों में धान की खेती नहीं होती थी वहाँ पर हमने धान लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा की बात करें तो पहले खादर बेल्ट शायद आप जानते हैं, खादर बेल्ट पे धान की खेती नहीं होती थी। तो साथ ही हमारे जो खादर बेल्ट में भी रेतली ज़मीनों के अंदर वहाँ पर धान की खेती शुरुआत हो गई है, वहाँ खेती करने लगे हैं धान की। तो इन ज़मीनों में जो ये ज़मीनें हैं इनके अंदर सूत्रकृमि की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना रहती, खतरा रहता है। उदाहरण के लिए यूपी की बात करें तो इसके बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी फैलाव इसका देखा गया है। इसको रोकने के लिए समझता हूँ स्वस्थ पौधे, उसके बाद ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ अच्छी जुताई, गहराई से हमें जुताई करनी है, उसकी कद्दू करके रुपाई करना है। इसलिए हम कहते हैं कि धान की सीधी की बजाय काफ़ी वीडियो आप मेरे देख रहे हैं उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी विभाग या जो भी कृषि संस्थान है सब यही कहता है कि जो धान की सीधी बुझाई है हल्की ज़मीन में ना करें। हल्की मिट्टी में उसमें एक तो पोषक तत्व की कमी रहती है उन ज़मीनों के अंदर, और उसके अंदर इस प्रकार के नेमाटोड की समस्या फैलने की भी समस्या रहती है। जो मेरे रिसर्च पेपर मैंने के आधार पर मैं सारी बातें आपको बताना चाहूँगा, रिसर्च पेपर का रेफरेंस भी दूंगा मैं कि किस साइंटिस्ट ने इस प्रकार की रिसर्च करके हमें जानकारी दी है। इसके लिए किसान साथियों, धान का जो गेहूं का फसल चक्र है
इसको फैलाने में अहम रोल अदा कर रहा है। हमें तोड़ने की ज़रूरत है कि धान और जो फसल का चक्र है उसमें फसल विविधीकरण अपनाया जाए इसके, और ऐसी फसल लगाई जाए जो उसके सहनशील नहीं है, मतलब कि जो इसको फैलाने में रोकते हैं, ऐसी फसलें हमने लेनी है। तो इसको फैलाने से रोकने के लिए कुछ हमें ऐसा कुछ करना होगा, इसको तोड़ने के लिए, चक्कर को तोड़ने के लिए। गेहूं की फसल एक मध्यस्तर का काम करती है। जैसे हम धान की फसल ले ली, उसके बाद गेहूं की फसल, फिर धान की फसल, तो ये जो धान की फसल है बीच में इसको ऐसे मीडियम प्रदान करती है। तो बात करेंगे रिसर्च की, शर्मा 2001, कंवर एट ऑल 2008 में रिसर्च की। तो इसके अंदर जो पंजाब की बेल्ट है वहाँ पे देखा गया कि गेहूं की फसल को हम 2 नवंबर लगाते हैं। अगर हम अगेती जल्दी लगा लेते हैं तो वहाँ नेमाटोड पहले मिलते हैं, नेमाटोड की संख्या मिलती है वहाँ पे। किंतु अगर इसको 22 नवंबर में लगाते हैं तो बहुत कम नेमाटोड वहाँ देखते हैं, क्योंकि कम तापमान में इनकी संख्या की बढ़ोतरी नहीं होती है, इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। जबकि दूसरी फसल धान की नहीं लगाते हैं तो गेहूं में इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। रोकथाम के लिए जो मैंने कई रिसर्च पेपर पढ़े हैं, अध्ययन किया, उससे मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे हम बात करें इसको नर्सरी के स्तर पर रोकने की कोशिश करें, खेत स्तर पर रोक रहे हैं, तो गोर एक साइंटिस्ट हुए हैं 2000 के उन्होंने रिसर्च की। उसमें क्या है कि बेड सोलराइजेशन हम करते हैं। जैसे कि हम नर्सरी के लिए हम खेत तैयार करते हैं तो उसके बेड को हमने 3 से 4 हफ्ते अप्रैल से मई के लिए धूप लगानी है मिट्टी से गर्मियों में। तो गर्मियों में हमने क्या करना है, इसको कार्बोफ्यूरॉन से या फोरेट से हमने 2 किलोग्राम एक्टिव इंटीग्रेंट पर हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी का उपचार करना है। ये बहुत ही असरदार बताया गया है हमारे जो गोर हुए हैं 2003 में। और खेत स्तर की बात करें तो हम ये बीज का उपचार की बात कर लेते हैं। तो बीज उपचार में बीज को हमने उपचार के लिए 500 ppm कार्बोसुल्फान 0.1% 12 घंटे हमने बीज को भिगो के रखना है। जड़ों को हमने भिगोना है 200 ppm कार्बोसल्फ्यूरॉन में 12 घंटे में भिगो के रखना है रुपाई करने से पहले। और इसके बाद कार्बोफ्यूरॉन को हमने 1 किलो, हमने इसको पहले बीज को ट्रीटमेंट कर लिया कार्बोसल्फेन से 0.1% 24 घंटे के लिए। उसके बाद जड़ों को हमने ट्रीटमेंट करना है 200 ppm कार्बोसल्फ्यूरॉन से, वो 12 घंटे के लिए इसको जड़ों को ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद कार्बोफ्यूरॉन 1 किलो एक्टिव रेंट पर हेक्टेयर के हिसाब से 15 और 45 दिन की रुपाई के ये बिजाई के बाद हमने खेत में डालने हैं। या हम किसान साथी ऐसे कर सकते हैं भी, जिस मिट्टी में हमने नर्सरी उगानी है उसको बेड को 25 मिली माइक्रोन मिट्टी जो मोटी पारदर्शी हमने ट्रांसपेरेंट वो लेनी है, पॉलीथीन शीट लेनी है। उसको 21 दिन के लिए मई जून में मिट्टी को गर्म करें, उस मिट्टी के ऊपर हम उसको ढक दें और उसको जब सोलाइजेशन कहते हैं वो, ताकि नेमाटोड मर जाएं। और इसके बाद रुपाई के 45 दिन बाद आपने कार्बोफ्यूरॉन 3G को 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट रुपाई के 45 दिन डाल दें। या हम ऐसे कर सकते हैं, नर्सरी बेड को आपने कार्बोफ्यूरॉन 3G क्या करना है, अपने 0.3 ग्राम एक्टिव रेंट पर वर्ग मीटर के हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करना है। बिजाई के समय खेत को उपचारित करना है, जब नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं उपचारित कर ले। उसके बाद आपने रुपाई के समय 45 दिन बाद कार्बोफ्यूरॉन 3G 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने उसको रेत में मिलाकर खेत में छिड़काव करना है। दास एंड चौधरी ने 2012 में रिसर्च की। उन्होंने कहा कि पनीर उखाड़ने के हफ्ते पहले अगर हम फॉस्फोथियोनेट 10G को हम 1 किलो एक्टिव रेंट पर हेक्टेयर के हिसाब से रोपित धान को 45 दिन बाद 1 किलो एक्टिव रेंट पर हेक्टेयर डालें। ऐसे करने से हम जड़ गांठ जो धान में सूत्रकृमि रोग है वो रोक सकेंगे और गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। ठीक, ये था हमारा रासायनिक कंट्रोल। और अब बात करते हैं हम प्राकृतिक इलाज में कैसे कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट इसमें पोलाथिनिस यामाजुकी 1996 में इन्होंने गेंदे के पौधों को अंदर मिला के हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करने कहा है, जिससे इससे गाल बनने का शुरू जाता है। जो गेंदा हमारा मैरीगोल्ड है उसके जो पौधों को खेत के अंदर मिलाने के लिए कहा है, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो उसका गाल बनने हैं, जो गांठें बननी हैं वो आपके रुक जाएगी और धान की फसल की पैदावार भी 40% तक बढ़ेगी। इसी प्रकार से रामाकृष्णन ने 1995 में ये कहा कि अगर हम अन्य फसलें जैसे नेमाटोड नेमाटोड को रोकती हैं, जैसे शकरकंदी, लोबिया, अरंडी, तिल, सोयाबीन, सलगम, मूंगफली, फूल गोभी लगाएं तो ये जड़ गांठ को सूत्रकृमि को रोकना
आसान करती है, इसको रोकने में हेल्प करती है। इसी प्रकार से अगर हम फसल विविधीकरण करते हैं, दूसरी फसल लगाते हैं, तो उसमें जूट, सरसों, काबुली चना लगाएं, तब भी हम नेमाटोड को आसानी से रोक सकते हैं। किसान साथियों, और आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर हम कद्दू करके धान की फसल लगाते हैं तो नेमाटोड की समस्या बहुत कम हो जाती है। अच्छा कद्दू करने से क्या क्या पानी को रोकता है, पानी को रोकने से जिससे हवा कम हो जाती है, उसके अंदर गैस कम हो जाती है और ये नेमाटोड की हलचल कम हो जाती है। बांग्लादेश में धान के जो जड़ वाला गांठ है, सूत्रकृमि है, उसमें कहा गया है कि धान की सीधी बिजाई के अंदर ये ज़्यादा फैलता है, और अगर कद्दू वाली धान की अगर बात करें तो ये कम जो रहता है, उसकी कंपेयर में कम फैलाव होता है। धान की सीधी बिजाई में ज़्यादा जमाव हुआ है, बांग्लादेश में एक रिसर्च में पाया गया। अगर बात करें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की, बायोजेंट की, तो इसमें जैविक प्रबंधन की बात करें तो इसमें हमने पैसिलोमाइसिन लाइलैसिनम लेना है आपने 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से। इसको आपने जो ये हमारा बायो एजेंट है, इसको अपने सूखी खाद में 4-5 दिन बाद, गोबर की सूखी खाद में 4-5 दिन में आपने से वो तैयार करना है, और उसको सूखी खाद को आपने खेत में शाम के समय बिखेर देना है। तो अभी हम लास्ट बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड नेमाटोड की मैनेजमेंट। किसान तो उससे पहले तो हमने बात करी कि सोइल सोलाइजेशन, जैसे हम मिट्टी को हमने उपचारित करना है धूप के अंदर 3 से 4 हफ्ते, अप्रैल मई में हमने उपचारित करना है, ये सबसे आसान है। दूसरा हमने कार्बोफ्लोन है, प्रति किलो 3.3 ग्राम पर वर्ग मीटर के हिसाब से हमने बुआई से पहले हमने ट्रीटमेंट कर लेना है नर्सरी वाला खेत को। ठीक है, रुपाई से पहले हमने जुताई अच्छी तरह से करनी है, हल्की ज़मीन में धान की सीधी बिजाई नहीं करनी है। ठीक है जी। फसल विविधीकरण करें तो फसल लगाएं जिससे हम सूत्रकृमि नहीं लगेंगे। अगर फसल विविधीकरण कट करते हैं दूसरी फसलें हम लगा सकते हैं, जैसे हम गेंदे की बात करूं या सरसों, मूंगफली, चना, ये जो रेपेलेंट है ये हम लगा सकते हैं इसके अंदर। गेहूं की बिजाई आखिरी सप्ताह नवंबर में करें, तब भी इसको हम रोक सकते हैं, साइकिल को तोड़ सकते हैं। धान को बार बार ना लगाएं, और कम पानी हो तो तब भी बिल्कुल भी ना लगाएं इसको। तो धान के साथ साथ लगातार फसल विविधीकरण पर चर्चा होती है कि दूसरी फसल लगाएं। धान की फसल बरसते की हमें इनकम का साधन का अच्छा स्रोत है, एक कैश क्रॉप के रूप में उभरी है, किंतु ज़मीनों की बात करें तो बड़ा नुकसान हमें हुआ है, पानी का दोहन ज़्यादा हुआ है। तो धान की जगह हम दूसरी फसलें बीच में हमें लेनी पड़ेगी, और नेमाटोड की समस्या से हमें समाधान निजात पानी है। एक साथी ने बताया था मुझे कि जो हमारा जो क्रोसिन ऑयल आता है, तेल आता है, उसको भी हम स्प्रे कर देते हैं उस ज़मीन के ऊपर जहाँ नेमाटोड है, तो उसको भी हम काफ़ी हद तक नेमाटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये था वीडियो जो नेमाटोड को लेकर मैंने जो 10 दिन पहले बनाया था, किंतु समय का अभाव के कारण हम इसको आपको नहीं बता पाए जानकारी। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो दूसरे किसान साथियों को जरूर भेजें, और हमारे चैनल एग्री अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, इसको रोकने के लिए समझता हूँ। और आखिरी में बात